नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दौसा के गांवों में इन दिनों चुनावी बिसात बिछी हुई है। प्रत्याशी जनता से वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, ढोक लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। एक और जहां सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कहकर जिले के सभी 11 प्रधान और एक जिला प्रमुख की सीट जीतने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी भी राज्य सरकार की 2.5 साल की नीतियों को गलत बताकर जनता से वोट की मांग कर रही है। पंचायती राज के चुनाव हैं और दौसा जिले की सारी पंचायत समिति हम लोग जीतेंगे। जिला प्रमुख हमारा बैठेगा। जिलों में कांग्रेस सरकार के प्रति बड़ा असंतोष है लोगों में, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं और मुझे पूरा विश्वास है पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का ही बाहरी रहेगा 6 जिलों में। दौसा जिला परिषद के 29 वार्डों और 11 पंचायत समितियों के 225 वार्डों के लिए 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। ये तस्वीरें किसी जश्न या फिर बर्थडे धमाल की नहीं है। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर में स्थित स्वायत्त शासन भवन की, जहां पर विभाग के कर्मचारियों ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी का आयोजन गलत नहीं है, मगर विभाग के बोर्ड रूम में पार्टी का आयोजन किया गया। उस बोर्ड रूम में जहां से शहरी निकायों के बड़े फैसले लिए जाते हैं, उस बोर्ड रूम में जहां पर सरकार के मंत्री और सचिव बड़ी बड़ी बैठकें लेते हैं, उसी बोर्ड रूम में कर्मचारियों ने पार्टी कर डाली। उसके बाद पार्टी में जमकर चला म्यूजिक और म्यूजिक पर चला डांस करने वाले इन कर्मचारियों पर राजस्थान के समस्त शहरी निकायों से आने वाली पत्रावलियों को समय पर निस्तारित करने की जिम्मेदारी है। मगर ये सब कर्मचारी तो मशगूल हैं डांस पार्टी में। इस डांस पार्टी का वीडियो कर्मचारी नेताओं के सोशल मीडिया ग्रुप में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं कर्मचारियों के दूसरे गुट ने इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। झारखंड के धनबाद से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां खनन के काम में लगी एक कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। बताया गया कि वहां के लोग बाहरी लोगों को काम करने देने के विरोध कर रहे हैं, जिस पर वहां भूमि पूजन के दौरान ही हंगामा खड़ा हो गया और कुछ लोगों ने खनन कंपनी के प्रबंधक पर गोलियां चला दी, जिसमें वो बाल बाल बचे। अचानक हुई इस गोलीबारी से वहां हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद बाकी लोग भी किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस गोलीबारी के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूजा का सामान जमीन पर बिखरा नजर आया, जबकि एक खुदाई करने वाली मशीन और कुछ डंपर वहां खड़े दिखाई दिए। कंपनी के एक कर्मचारी ने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी को घटना की जानकारी दी, लेकिन इसी बीच कंपनी में काम देने की मांग कर रहे कई लोग थाने पहुंच गए, जिन्हें थाने में घुसने से रोकने के लिए पुलिस वालों ने थाने का मेन गेट बंद कर दिया। जिसके बाद इन लोगों ने वहां पर खड़े होकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि वो किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों को काम नहीं करने देंगे। लोग चाहते हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार न मिले, क्योंकि यहाँ के लोग प्रभावित होंगे। पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां रानीगंज इलाके में जमीन हड़पने के आरोप में आदिवासियों ने एक आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस वालों ने पीटे जा रहे इस आदमी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के आगे उनकी एक नहीं चली। हाथों में लाठियां लिए लोग बुरी तरह से उसे पीटते दिखे, जबकि कुछ तो पैरों से मारते नजर आए। एक पुलिस वाला इन आदिवासियों के आगे हाथ जोड़कर शांत होने की अपील करता दिखाई दिया, लेकिन उसकी इस अपील का भी इन पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इसी बीच मार खा रहा आदमी किसी तरह भीड़ के चंगुल से बचकर भाग निकला, मगर कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते नजर आए।
इस हंगामे से पहले वहां पहुंचे पुलिस वाले मिलन नाम के इस आदमी को इन आदिवासियों के चंगुल से निकालकर अपने साथ ले जाते दिखाई दिए, लेकिन एक महिला ने उसका रास्ता रोक लिया और फिर भीड़ ने उसके साथ मारपीट की। 22 अगस्त सुबह 8:30 बजे के करीब सब्जी दुकान पर 3 लोग आते हैं। कुछ समय उससे बातें करते हैं। बात करते करते एक आरोपी दुकान में घुस जाता है और देखते ही देखते दुकानदार को पीटने लगता है, जबकि उसके साथ आए 2 लोग तमाशा देखते हैं। पिटाई के बाद सभी मौके से फरार हो जाते हैं। सरेआम गुंडई की ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं। अब इस दबंगई के पीछे की कहानी भी सुनिए। आरोपियों में से एक उदय नाडर ने पहले खुद सब्जी की ये दुकान किराए पर ली थी और पीड़ित उसके यहाँ काम करता था, लेकिन लॉकडाउन में दुकान चल नहीं रही थी। इसी बीच पीड़ित ने दुकान के मालिक से बात करके खुद ही ये दुकान किराए पर ले ली, जिस बात से उदय नाराज हो गया और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सब्जी विक्रेता की पिटाई कर दी। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कट्टा बेचकर अवैध धंधा जमाने की तरकीब काम नहीं आई और पलक झपकते शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में देसी कट्टा बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे शख्स को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी का नाम विशाल बताया जा रहा है, जो पुरानी बस्ती में रहता है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक पुराना बस स्टैंड कोरबा के आगे चित्रा टॉकीज रोड के पास अवैध हथियार बेचने की फिराक में हैं और ग्राहक की तलाशी कर रहे हैं, जिस पर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और मुखबिर के बताए हुलिये के मुताबिक युवक और नाबालिग को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम विशाल साहू बताया है। आरोपी उस कट्टे को ये देख रहे थे, इनका किसी से बात चल रही थी, तो उसकी और तस्दीक कर रहे हैं और उसे दिखाने के लिए, जैसा आरोपी ने बताया है कि वो उसे दिखाने के लिए कट्टे को लेकर के आए थे। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे के एटीएम में एक शख्स आता है, अपने एटीएम से 500 रुपए का कैश विड्रॉल करता है। जैसे ही एटीएम से कैश निकलता है, कैश ट्रे का फ्लैप बंद होता है। इससे पहले ये शख्स कैश निकलने वाली जगह पर एक लोहे की रॉड डालकर एटीएम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में दूसरा शख्स एटीएम कार्ड से कैश निकालने की कोशिश करता है। उसे कैश तो नहीं मिलता, लेकिन उसके खाते से रकम कट जाती है। 2 बार प्रयास करने के बावजूद वो टेक्निकल फॉल्ट समझकर एटीएम से बाहर चला जाता है। इतने में बाहर बैठे शातिर वापस एटीएम में आते हैं, जिनमें से एक शख्स एटीएम के गेट पर खड़ा हो जाता है और एक शख्स एटीएम से उस लोहे की रॉड को निकालने के बाद उंगली से एटीएम से रुपयों को बाहर निकालने वाली कैश ट्रे में लगी गरारी को घुमाता है, जिसके बाद एटीएम से रुपए गिरते हैं। गनीमत ये थी कि जिस शख्स की ये रकम थी उसने महज 1000 रुपए ही विड्रॉल किए थे, वरना वो एक बड़ी ठगी का शिकार हो जाता। शिकायत के बाद इन शातिर चोरों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 चबूतरा बना है, जो बना नहीं है, वो बनाया हुआ चबूतरा पर पूरा पैसा निकल गया है। मनरेगा में सेंध की खबर बिहार के नालंदा से आई है। गांव वालों के मुताबिक सिलाव प्रखंड के भदारी गांव में मनरेगा में भारी लूट हुई है। बता दें कि भदारी गांव में देवी स्थान और बजरंगबली मंदिर के पास श्रमदान से ग्रामीणों ने चबूतरे का निर्माण कराया, लेकिन उस पर सरकारी काम का बोर्ड लटक गया और फिर बोर्ड ही नहीं लटका बल्कि सरकारी खजाने से पैसे भी निकाल लिए गए, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। गांव वालों के मुताबिक गांव के ही एक ठेकेदार ने मनरेगा अधिकारियों से मिलकर उस पर मामूली काम कराया और पूरी राशि निकाल ली। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों जगह करीब 7 लाख से अधिक की राशि अवैध रूप से निकाली गई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखकर मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक घाट बना है, वो घाट 2-3 महीना के अंदर बना है और ओपनिंग उद्घाटन हुआ है और उसके बाद 3 महीना के अंदर वो पूरा जमीन दोष हो गया है। गांव तक जाने के लिए कच्ची पगडंडी है। सोचिए जब आसमान से मूसलाधार बारिश होती होगी तो गांव वालों की क्या हालत होती होगी। अब अगर कोई बीमार पड़ जाए तो भगवान ही मालिक है, लेकिन समस्या बस सड़क की नहीं है। डैम में सफाई और मरम्मत नहीं होने से पटवन में दिक्कत होती है।
बिजली का काम भी अधूरा पड़ा है। नंगे तार झूलते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। परेशान करने वाली ये तस्वीरें झारखंड के सिमडेगा की हैं। यहाँ का राजस्व ग्राम मधुबन आजादी के 7 दशक बाद भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जो रहा है। रास्ता खराब है, आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बरसात में। हमारे गाँव में विशेषकर रोड, रास्ता, सड़क जो बहुत खराब है, समाधान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। गांव की गलियां जर्जर हैं। सरकार को गांव की गलियां सीसी बनानी चाहिए। गांव में चिकित्सा सुविधा का अभाव बना हुआ है। गांव वाले कहते हैं अमीरी गरीबी तो भाग्य से मिलती है, लेकिन सरकार को तो सभी गांव का विकास करना चाहिए। कुछ गांव वीआईपी हैं तो उन्हें ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो गांव सामान्य हैं उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। उत्तर भारत की लाइफलाइन कहा जाने वाला दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार मरीजों के साथ टाल मटोल रवैया अपनाया जाता है, बल्कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक का सिटी स्कैन रिपोर्ट भी 4 दिन बाद देने की बात कही जाती है। परिजन जब आग्रह करते हैं तो स्टाफ बदतमीजी करता है, मारपीट पर आमादा हो जाता है। रसीद वगैरह हमको काट दिए, पैसा हमसे ले लिए और फिर बोलते हैं हम आपको 4 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, बुधवार को आपको रिपोर्ट मिलेगा। हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, अभी हमको क्या करना है वो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं, अभी क्या करना है, इसलिए हम इनको बुलाए और इनको बताया सारी बात। पीएमसीएच का ये हाल है और ये बहाना है कि डॉक्टर छुट्टी पर है। यदि छुट्टी पर है तो दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? तेल लूटने की ये तस्वीरें हैं पन्ना के अजयगढ़ के सिंहपुर घाटी की, जहां लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर तेल लूटने में लगे हैं। सिंहपुर घाटी में कच्चे तेल से भरा टैंकर पलट गया और टैंकर से तेल बहने लगा। घाटी में तेल टैंकर से तेल बहने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग तेल लूटने के लिए दौड़ पड़े। जिसे जो बर्तन मिला, डिब्बा मिला, उसी में तेल भरकर अपने साथ ले गए। हालांकि जिस तेल को लूटकर ये लोग जा रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तेल का इस्तेमाल खाने में नहीं किया जा सकता, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग तेल लूटने में लगे रहे। तेल लूटने के दौरान हादसा भी हो सकता था, लेकिन लोग इससे अनजान बने रहे। पंजाब के भटिंडा में कुछ घंटों की जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां के कई इलाके पानी में डूब गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहर की सड़कों पर पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं और लोगों के मकानों में भी पानी घुस गया। वहां एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक रिक्शे वाले ने पानी से होकर गुजरने की कोशिश की तो वो डूबते डूबते बचा। हालांकि उसका रिक्शा जरूर पानी में डूब गया और उस पर बैठा आदमी किसी तरह बच पाया। इसी तरह एक आदमी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला तो वो पानी में फंस गया। शहर के आम लोग तो परेशान हुए ही, खास लोग भी नहीं बच पाए। वहाँ की डिप्टी मेयर की गाड़ी भी पानी में डूबती नजर आई, जबकि पास ही खड़ी एक बस के पहिए भी पानी में डूबे दिखे। बताया गया कि कुछ इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। डेवलपमेंट का नाम लेंदे और छोटे सामने है। कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीर शहर के एक दूसरे इलाके में भी दिखी, जहां कुछ लोग अपने बच्चों के साथ कमर तक पानी से होकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। सड़कों पर समंदर का ये नजारा खंडवा का है, जहां लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की न सिर्फ पोल खोल दी, बल्कि शहर की सड़कों को समंदर में तब्दील कर दिया। भारी बारिश से 3 पुलिया इलाके में पानी भरने से गाड़ी चलाने वालों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। खंडवा में मौसम की पहली बारिश में सड़कें समंदर बन गई। शहर में स्विमिंग पूल बनाने का वादा नगर निगम ने पूरा कर दिया। पूरी सड़क बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गई। बच्चों ने बारिश के पानी में जमकर मस्ती की। बच्चों ने तो मस्ती की, लेकिन बारिश का पानी शहर को जाम कर गया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित रही। मुश्किलें कहकर नहीं आती, इसलिए उससे 2-2 हाथ करने की तैयारी वक्त रहते होनी चाहिए। गुजरात के वडोदरा में
10 ट्रांसजेंडर कोरोना वॉरियर बनने की तामील ले रहे हैं। शहर का दीपक फाउंडेशन उनको ये ट्रेनिंग मुहैया करा रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से दीपक फाउंडेशन एक अभियान होम हेल्थ एड चला रहा है, लेकिन इस वर्ष से दीपक फाउंडेशन ने तय किया कि वो समाज के उस तबके को भी ट्रेनिंग में शामिल करेगा जो पिछड़े हुए हैं या फिर लाचार हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दीपक फाउंडेशन ने LGBTQ समाज के लोगों को ये ऑफर दिया, जिसे इस समाज के 10 लोगों ने स्वीकार कर लिया। होम हेल्थ एड कोर्स में ये लोग नर्सिंग और पैरामेडिकल का काम सीखेंगे। 3 महीने के ये कोर्स NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से मान्यता प्राप्त है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद दीपक फाउंडेशन उनको जॉब भी दिलवाएगा। लंबे समय के इंतजार के बाद नवादा के सदर अस्पताल में जीविका रसोई की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद मरीजों और उनके परिजनों को खाना मिलने की समुचित व्यवस्था शुरू हो गई है। सरकार के नियम के अनुसार अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को मेनू के अनुसार खाना दिया जाने लगा है। इसके साथ ही मरीजों के परिजनों और बाहर से आए लोगों को रियायती दरों पर खाने की व्यवस्था की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं रसोई में खाना बनाने का काम शुरू हो गया है। एक तरफ यहाँ पे जितने भी लोग जो आते हैं उन्हें मेन्यू के हिसाब से यहाँ खाना दिया जाता है और उसी के हिसाब से यहाँ पे तैयारियाँ भी की जाती है। आप जैसा इस वक्त देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटी तैयार किया जा रहा है और सुबह का नाश्ता जो है वो मरीजों को देने का काम किया जा रहा है। मैदान के एक छोर पर बजते परंपरागत वाद्य यंत्र रणभूमि में डटे योद्धाओं में जोश भर रहे हैं, जिससे उत्साहित होकर वो एक दूसरे पर फल फूल और पत्थर फेंक रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की हैं, जहां रक्षाबंधन पर मां बाराही धाम में प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध बग्वाल खेली गई। फल फूल और पत्थरों से खेली जाने वाली बग्वाल कोरोना के कारण लगातार दूसरी बार सांकेतिक रूप से हुई। बग्वाल से पूर्व फर्रों के साथ मंदिर की परिक्रमा और बाराही देवी का पूजन किया गया। बग्वाल में चारों खाम यानी लमगड़िया, वालिग, गहरवाल और चुमैल के योद्धाओं ने हिस्सा लिया। इस बार बग्वाल सुबह 11:02 से 11:09 यानी केवल 7 मिनट चले, जिसमें 77 लोग चोटिल हुए। बग्वाल में 300 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान 1250 से ज्यादा दर्शक रहे। बग्वाल में ना कोई VIP था, ना कोई अफसर। बग्वाल से एक दिन पूर्व होने वाला धार्मिक अनुष्ठान शनिवार को कोरोना नियमों का पालन कर विधि विधान के साथ हुआ। सुंदर तरीके से लोगों ने बग्वाल खेली, मनौती के रूप में फल और फूलों से, जो सुंदर तरीके से इस वर्ष की बग्वाल संपन्न हुई है। माता से हम प्रार्थना कर रहे हैं। साइकिल चली अलख जगी, कोरोना से बचाव का तरीका है, लगवा लीजिए टीका है। ये हैं बागबेड़ा से जिला परिषद सदस्य किशोर यादव। क्षेत्र में इनकी नई पहचान वैक्सीन वाले भैया के तौर पर है। अब इस नामकरण की वजह भी जान लीजिए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद बागबेड़ा, हरहर गुट्टू और कीताडीह इलाके में शिविर आयोजन कराने में इनकी खास सक्रियता रही है। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिलवा चुके हैं। इलाके के लोग, खासकर महिलाएं, वैक्सीनेशन सेंटर पर इन्हें किशोर यादव के बजाय वैक्सीनेशन वाले भैया के नाम से पुकारती हैं। वैक्सीनेशन से पहले जो प्रशासन लोगों के कोविड टेस्ट करा रहा था, तब भी किशोर यादव खासे सक्रिय थे। इन्होंने अपने इलाके में करीब 2 दर्जन स्थानों पर जांच शिविर लगवाया था। ये मैं पिछले 18 मार्च से कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना मुक्त बनाने के लिए जब वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, उस समय से लगातार हम लोगों को जागरूक करने के लिए। चारों तरफ हरियाली और अच्छी साफ सुथरी सड़क बिहार के खगड़िया के वासुदेवपुर पंचायत की पहचान है। वासुदेवपुर न सिर्फ प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। गांव वाले इस कामयाबी का श्रेय यहाँ की मुखिया कंचन देवी को देते हैं। गांव का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो या किसी तरह का विवाद, मुखिया खुद पहुंचती हैं और समस्या का समाधान करती हैं। अमन चैन से रहने वाले लोग नित नई प्रगति कर रहे हैं।
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चमक हर चेहरे पर दिखती है। 10 साल पहले तक गाँव में बंदूक से निकली गोली की आवाज ही सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज सब बदल गया है। कंचन देवी ने विकास की ऐसी बयार बहाई कि वासुदेवपुर की न सिर्फ बदनामी दूर हुई, बल्कि ग्रामीणों को अपने इलाके पर गर्व महसूस होने लगा। खास बात ये है कि खुद 10वीं पास कंचन देवी लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफी जागरूक हैं। विकास में कहीं बिहार में नंबर 1 कहा जाए तो वासुदेवपुर पंचायत है। जिला क्या सबसे ज़्यादा मनरेगा से काम हुआ है। इंदिरा आवास हो, पशु सेट हो, गली इंसाफ में। हाथों में अत्याधुनिक हथियार, चेहरे पर जोश और दिल में उमंग लिए ये दुर्गा फाइटर की महिला जवान है। रक्षाबंधन के मौके पर नक्सलवाद से लड़ने के लिए महिला कमांडो ने स्वेच्छा से दुर्गा फाइटर का गठन किया। दुर्गा फाइटर की ये कमांडो नक्सल मोर्चे पर नक्सलियों से लोहा लेंगी और क्षेत्र के विकास कार्यों में अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगी। सुकमा पुलिस लाइन में इन महिला कमांडो ने अपने पुलिस भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और उसके बाद दुर्गा फाइटर के गठन की घोषणा की। दुर्गा फाइटर में 40 महिला कमांडो शामिल हैं। नक्सल क्षेत्रों में काम करने के लिए दुर्गा फाइटर इन महिला कमांडो को 30 दिन की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या आपने कभी पानी में तैरती पत्थर की नाव देखी है? नहीं ना, लेकिन सागर के पुरातत्व संग्रहालय में नामुमकिन भी मुमकिन हो रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सागर शहर में स्थापित पुरातत्व संग्रहालय ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। यहाँ 6वीं सदी से 18वीं सदी तक की बेशकीमती पत्थर की प्रतिमाएं और दूसरे सामान महफूज हैं, जिनमें दुर्लभ पत्थर की एक नाव भी शामिल है। हालांकि प्रचार प्रसार के अभाव में इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इसी संग्रहालय में एक पत्थर की नाव है जिसका वजन 5 किलो है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ नाव को बाहर रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसके कारण इसे अंदर रखा गया है। ये नाव 800 ग्राम वजन ढो सकती है। इस नाव को एक पत्थर की कटिंग कर बनाया गया है। पत्थर की ये नाव संग्रहालय को 1991 में दान में मिली थी। ये नाव भूरे खान की थी, जिसे उन्होंने संग्रहालय को दान दे दिया था। नाव 1992-93 की मिली थी। इसके लिए एक भूरे खान भाईजान है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।